Hello everybody, welcome to the commerce room. So, in the previous lecture we were doing most important topics and the past year questions of utility chapter. आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड हम आगे उसके important topics and past year questions देखेंगे. So, हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम से. आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे एंड वील सी द मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम. मॉडर्न स्टेटमेंट में लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी को कहते हैं अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन दे स्पेंड लिमिटेड इनकम इन सच अ वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी इज इक्वल टू द ऑल अक्रॉस ऑल द गुड्स. यानी कि हमारे पास लिमिटेड मनी है एंड हम उस लिमिटेड मनी को ऐसे स्पेंड कर रहे हैं कि हर रुपए से हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है. यानी कि हम जितने गुड्स सारे ले रहे हैं हमें एक एक रुपए से भी उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है. यानी कि हम इस तरह से उन गुड्स को यूज कर रहे हैं कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज गेटिंग मोर हायर एंड हायर. सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ एक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ वाई प्रोडक्ट. ऐसे करके होता है इसका फॉर्मूला. सो एमयू होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, प्राइस होता है पीएक्स होता है प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड एमयूएम मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. एग्जाम्पल, एक पर्सन बाय कर रहा है चॉकलेट एंड जूस. जो चॉकलेट है वो 20 मार्जिनल यूटिलिटी हमें दे रही है एंड उसका प्राइस है 2 रुपीज. तो हम कितने पैसे उस पर स्पेंड कर रहे हैं? 10 रुपीज. अब जूस जो है वो है 30 एमयू दे रहा है एंड वो है 3 रुपीज का. तो वो भी हमें कितनी एमयू दे रहा है? 10. तो दीज आर सेम यानी कि इक्वल हमें सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, इक्वल यूटिलिटी दे रहे हैं पर रुपी. सो दिस इज द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? हेल्प्स द कंज्यूमर स्पेंड वाइजली. कंज्यूमर एलोकेट देयर बजट वेयर दे गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर रुपी. यानी कि जो कंजम्पशन है यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं वो ऐसी कंजम्पशन करते हैं कि उनको हर यूनिट से एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिले. प्रोडक्शन, जो एक प्रोड्यूसर है वो अपने इनपुट्स लगाते हैं, लेबर, मशीनरी, मटेरियल. तो वो पैसे ऐसे यूज करते हैं कि उसको उसकी जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूज कर ले एंड इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्शन है यानी कि जो एक प्रोडक्ट निकल के आया वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी कि उस पर उसके ज्यादा पैसे लगे ना हो. इन एक्सचेंज, in international or domestic trade, goods are exchanged until marginal utility of the item bought equals the marginal utility of the item given. यानी कि वो बोल रहे हैं कि marginal utility जितने goods हम ला रहे हैं और जो marginal utility हमें मिल रही है वो एकदम सेम हो. यानी कि हम जितने पैसे खर्च कर रहे हैं उतने ही हमें सेटिस्फेक्शन मिले. यानी कि म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड हो, जो बेच रहा है उसको भी और जो ले रहा है उसको भी. इन डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग द फैक्टर्स लैंड, लेबर एंड कैपिटल. ये हम सबको पता है. अब टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ईच फैक्टर पर रुपी वो इक्वल होगी. यानी कि जैसे हमने ऊपर चॉकलेट और जूस की एग्जाम्पल देखी, तो उसमें क्या है, जैसे जैसे हम पैसे स्पेंड कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम जा रही है. सो इट इज फेयर एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. नेक्स्ट इज पब्लिक फाइनेंस. जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्सेस से यूज करती है, स्पेंडिंग में यूज करती है. वो कह रहे हैं जो रिसोर्सेज हैं वो ऐसे एलोकेट होने चाहिए कि जो सोशल बेनिफिट पर रुपी है वो सबसे ज्यादा हाई होनी चाहिए. यानी कि गवर्नमेंट जिस चीज पे पैसे स्पेंड करे उनसे लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए. इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन सेविंग एंड कंजप्शन, इंडिविजुअल सेव सम इनकम एंड स्पेंड मोर. इंडिविजुअल जो होता है वो कम सेव करता है एंड स्पेंड वो मोर करता है. तो वो बोल रहे हैं द लॉ हेल्प्स टू बैलेंस द करंट कंजम्पशन एंड द फ्यूचर नीड्स बाय एंश्योरिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेविंग इक्वल्स टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रेजेंट स्पेंडिंग. यानी कि हम जो सेव कर रहे हैं आज हमें उन फ्यूचर में वो हमारा उतना ही फायदा देनी चाहिए. अगर वो हमारा फायदा दे रही है तो ही हमारे आज पैसे खर्च करने का मतलब कोई पर्पस है. यानी कि जो हम सेव कर रहे हैं और जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए सो दैट हमारी जो फ्यूचर नीड्स है वो भी सेटिस्फाई हो जाए. इन ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज, जो स्कार्स गुड्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होनी चाहिए कि उनसे जो सेटिस्फेक्शन है वो सभी को मिले. यानी कि जो रिसोर्सेज अब बहुत ज्यादा कम है वो ऐसे सब पे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए कि वो सबको मिले सो दैट वेस्टेज ना हो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, ईच यूनिट ऑफ एसेट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इक्वल वेलफेयर इक्वली टू द वेलफेयर. यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारी वेल्थ है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए चीजों में कि वो हमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करे हमारी वेलफेयर में.
यानी कि इनइक्वालिटी से रिड्यूस हो और इकोनॉमिक एफिशिएंसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। सो दीज वर द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि हम जब बहुत सारे गुड्स कंज्यूम करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए, तो वो कैसे मिलनी चाहिए, कैसे वो इम्पोर्टेंट होता है। नाउ क्रिटिसिज्म। अब कई बार जरूरी नहीं कि जो सारे कंज्यूमर्स हो वो रैशनली बिहेव करें। सो जो कुछ कंज्यूमर्स होते हैं वो समटाइम्स इक्वली जो है वो जो फुली रैशनल नहीं होती, यानी कि वो लॉजिकली और कैलकुलेटिवली नहीं सोचते। अगर उनके सामने बहुत सारे गुड्स पड़े हैं तो उनको नहीं समझ में आता कि वो कैसे परचेज करें, वो कुछ भी परचेज कर लेते हैं। कई लोग कैलकुलेटिव नहीं होते, यानी कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को कैलकुलेट नहीं करते, उनको जो समझ में आता है वो ले लेते हैं। शॉर्टेज ऑफ गुड्स। कई बार ये जो प्रोडक्ट होता है वो इजिली अवेलेबल नहीं होता, सो जो प्रोडक्ट की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। जो ट्रेंड्स एंड कल्चर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, पीपल ट्रेंड्स एंड कल्चर्स के अकॉर्डिंग परचेज करते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमें उससे पूरी सेटिस्फेक्शन मिले। जो हमारी जो गुड्स की ट्रू वैल्यू है वो समटाइम्स कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, यानी कि कुछ लोगों को उसकी सही वैल्यू नहीं समझ में आती सामान की, तो वो उन गुड्स को छोड़ देते हैं। इनडिविजिबिलिटी ऑफ द गुड्स। जो जैसे कार है, घर है, ये डिवाइड नहीं हो सकते। सो इनकी जो एमयू है, यानी कि इनकी जो गुड्स की जो एमयू है वो इक्वली यानी कि पर रुपी इक्वलाइज नहीं हो सकती। कॉन्स्टेंट इनकम एंड प्राइस असम्पशंस। जो इनकम है एंड जो प्राइस जो चेंज होता रहता है, उससे क्या होता है कि जो हम जैसे अब सपोज ए गुड का प्राइस चेंज हो रहा है, बी गुड का प्राइस चेंज हो रहा है, सी गुड का प्राइस चेंज हो रहा है, तो जब प्राइस बार बार चेंज होते हैं तो हमारी इनकम तो लिमिटेड है, तो हम जब सामान लेने जाते हैं तो क्योंकि प्राइस चेंज हो चुका होता है तो हमें नहीं समझ में आता हम कैसे उसको परचेज करें। इनडेफिनिट बजट पीरियड। द लॉ assumes a fixed budget period, but the real spending changes weekly or daily. अब जो लॉ होता है वो ये लॉ है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ है, ये कहते हैं कि बजट बंदे का फिक्स हो, बट ऐसा नहीं होता। हमारा बजट हिलता जुलता रहता है। कई बार हमें घूमने जाना पड़ जाता है तो हमारा बजट हिल जाता है, कई बार कपड़े लेने पड़ जाते हैं तो बजट हिल जाता है। सो बजट हमारा सेम नहीं रहता। एंड जो यूटिलिटी है वो सब्जेक्टिव है, यानी कि वो पर्सनल है एंड वो मेजर नहीं की जा सकती। जो चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद इनकम लेवल्स एंड इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन यानी कि जब कई बार हमारी इनकम चेंज हो जाती है, कई बार महंगाई बढ़ जाती है, तो उसके कारण हमारी जो यूटिलिटी है वो कम भी हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे टी और शुगर जो टुगेदर कंज्यूम होते हैं तो उनकी जो यूटिलिटी होती है वो इंटरडिपेंडेंट होती है। सो वो हम मार्जिनल यूटिलिटी उसमें से हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो दीज वर द लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल इकोनॉमिक टूल है जो हमें बताता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम आउटपुट हमें कैसे लेके आना है लिमिटेड रिसोर्सेज से। यानी कि अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो हमें ऐसे कैसे हमें चीजें परचेज करनी है ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ द नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में कब होता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट in which rational consumer, very important, कौन सा कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर, जो कि सारी चीजें सोच समझ के करते हैं, allocates their given income in a way that maximize total utility, यानी कि उनकी जो satisfaction है वो सबसे ज्यादा होती है from consuming the goods and services given the price of those goods and the consumer's income। प्राइस भी दिया और इनकम भी दिया बंदे की, तो जो बंदा वो पैसे स्पेंड करता है वो कैसे करता है ताकि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो सबसे ज्यादा हो, इसी को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, हमें जिस चीज को कंज्यूम करके सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, वो मेरी इक्विलिब्रियम होगी। सो इसकी एजम्पशंस क्या है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये हमें पता है क्या होता है, ये किसने दी थी, एल्फ्रेड मार्शल ने। कार्डिनल अप्रोच यानी कि हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। सो इसके assumptions क्या है कि पहले तो कंज्यूमर है वो रैशनल होना चाहिए, यानी कि उसको मैक्सिमाइज अपना जो प्रॉफिट है वो करना है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको चाहिए। कार्डिनल यूटिलिटी, जो यूटिलिटी है वो मेजरेबल होनी चाहिए इन नंबर्स। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी यानी कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज हैं तो उनकी इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चाय पत्ती और चीनी। अब चाय पत्ती और चीनी की अलग अलग नहीं होती, बट हमने एज्यूम करके चलना है कि वो इंडिपेंडेंट है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी कि जो एमयू है वो पैसों की कांस्टेंट है, यानी कि हमें जो ईच फ्रॉम द ईच रुपी जो हम स्पेंड कर रहे हैं उनसे जो हमें
सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो चेंज नहीं हो रही। फिक्स इनकम एंड कॉन्स्टेंट प्राइस, जो प्राइस है वो फिक्स है एंड जो इनकम है वो भी फिक्स है। एंड परफेक्ट नॉलेज, यानी कि हर कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है कि उसको क्या परचेज करना है और क्या नहीं परचेज करना एंड किस में उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आई होप दिस assumptions आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में तब जाता है जब उसका एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के अकॉर्डिंग होता है, प्राइस की इक्वल होता है, या हम ये बोल सकते हैं जब प्राइस हमारा 1 होता है। वेयर एमयू ऑफ द गुड एंड पी इज द प्राइस ऑफ द गुड। ठीक है, अच्छा अब इसका हम शेड्यूल देख लेते हैं। यूनिट्स कंज्यूम्ड मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। तो ये यूनिट्स है 1 2 3 एंड इसकी जो एमयू है यानी कि 20 15 एंड 10 और इसका जो प्राइस है वो सेम है। सो क्या हो रहा है कि अब हमने देखना है कि एमयू इज इक्वल टू प्राइस कहाँ पे है, यानी कि हम जितने पैसे खर्च रहे हैं उतनी हमारी सेटिस्फेक्शन हमें कहाँ पे मिल रही है। सो दिस इज द पॉइंट जब हम हमारी जो एमयू है, क्योंकि एमयू घटती रहती है, हमने देखा है जो हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, हमने देखा है कि हम हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो मोर यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो कम होती रहती है। तो जैसे जैसे वो कम होगी, जब वो प्राइस के इक्वल आ जाएगी तो दैट मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। एट द फोर्थ यूनिट द एमयू इज इक्वल टू प्राइस 5, द कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम। सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस, वो था दिस वन वाज ओके। हाँ जी, तो अब आ रहा है कि सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूज, वो था सिंगल कमोडिटी विद सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आ रहा है सिंगल कमोडिटी सेवरल यूज के साथ। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर एक सिंगल गुड है, तो वो ड्रिंकिंग के काम भी आ सकता है, वॉशिंग के काम भी आ सकता है, गार्डनिंग के काम भी आ सकता है। सो जो कंज्यूमर है वो एलोकेट करता है अपने रिसोर्सेज बहुत सारे यूजेस में, इसको हम बोल देते हैं such that marginal utility in each case uses equal, यानी कि जो पानी है वो हर जगह पे इक्वली यूज हो। सो mu use 1 is equals to mu use 2 is equals to mu use 3, यानी कि हमें तीनों जो हमने पानी इन तीनों चीजों में यूज किया है उससे हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सो दैट इज सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस। अब है सेवरल कमोडिटीज, यानी कि बहुत सारी कमोडिटीज है। When a consumer buys multiple goods, say apples and oranges, they are in equilibrium when mu of x good divided by price of x good is equals to mu of y good divided by price of y good, mu of z good divided by price of z good is equals to marginal utility of money। यानी कि हम जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जितने हम पैसे लगाते हैं, हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो उतनी ही होनी चाहिए। अगर सपोज मैंने किसी चीज पे पैसे लगाए हैं तो ऑब्वियसली मेरे को सेटिस्फेक्शन उतनी ही चाहिए। दैट सेम सेज द सेवरल कमोडिटीज। सपोज हमने एप्पल्स एंड ऑरेंजेस खरीदे, पहले हमने टोटल 4 यूनिट्स खरीदे। ठीक है, तो जो एमयू है यानी कि वो है 30 25 20, यानी कि एमयू कम हो रहा है एंड ये है उसका प्राइस। तो जब हम प्राइस को एमयू के साथ डिवाइड करते हैं, ओके नहीं, सो ये है ऑरेंजेस का, ये एप्पल्स का है एमयू, ये एप्पल्स का है एमयू एंड ये ऑरेंजेस का है 20 16 10। ठीक है, अब हम इसको प्राइस के साथ डिवाइड करते हैं, प्राइस सबका सेम है 555 और इसमें प्राइस सबका सेम है 222। सो वो बोल रहे हैं कि द कंज्यूमर परचेजिंग मोर ऑफ द गुड्स विद अ हायर एमयू until the ratios are equal for the both goods। जब रेशियो इक्वल नहीं हो जाती तब तक जो है हम सामान खरीदेंगे, जहां पे रेशियो इक्वल आ जाएगी तब वो हम जो पेयरिंग है वो हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट द several commodities। Consumer continues purchasing more of the good with the higher MU, यानी कि जिससे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको, until the ratio are equal for both the goods। जब तक रेशियो जो है वो इक्वल नहीं हो जाती तब तक वो जो कंज्यूमर है वो खरीदता ही रहेगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशंस। ये जो है कंज्यूमर को डिसाइड करने में हेल्प करता है कि वो अपने पैसे कहाँ पे स्पेंड करे। ये लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। एंड ये कंज्यूमर सरप्लस जो हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर ने 100 रुपीज देना चाहता था बट वो एक्चुअली 40 रुपीज का था, तो जो 60 रुपीज है दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। सो ये उसका बेस भी बनता है। अब इसके क्रिटिसिज्म,
जो यूटिलिटी है वो मेजर नहीं हो सकती। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी, इट चेंजेस। इंडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटीज यानी कि जो चाय पत्ती और चीनी है वो इंडिपेंडेंटली यूज नहीं हो सकते। एंड कभी भी किसी बंदे को परफेक्ट नॉलेज नहीं होती अबाउट द रियल मार्केट्स। सो द कंक्लूजन इज that the consumer's equilibrium through the utility analysis provides a simple yet powerful model to understand how rational consumers make decisions to maximize their satisfaction। यानी कि जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो हमें बताता है कि कंज्यूमर कब सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड होता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व यूजिंग द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमने डिमांड कर्व डिराइव करना है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से। वो हम कैसे करेंगे? अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पहले हम बताएंगे कि क्या होता है। इसको हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और ये क्या है? सेंट्रल टू द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो एक कंज्यूमर जब रैशनल होता है तो वो अपनी जो इनकम है वो डिफरेंट गुड्स में एलोकेट करता है सो दैट उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। दिस इज सिंपली इक्वली marginal utility. A consumer achieves equilibrium when marginal utility per rupee spent on each good is equal. इसके assumptions क्या है? Utility can be measured in numbers. Assumptions हमने करने की पहले numbers में measure हो सकता है। फिर जो money से हमें satisfaction मिलती है वो constant होनी चाहिए। Consumer rational होना चाहिए। Utility जो है वो independent होनी चाहिए across the goods and the income is fixed which is to be spent. Consumer की equilibrium यानी कि जब एक कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन में होता है दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दो गुड्स है एक्स और वाई और जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन और जो प्राइस है एक गुड का वो दूसरे गुड से सेटिस्फेक्शन और प्राइस के तीसरे गुड के सेटिस्फेक्शन और प्राइस से सेम हो। दैट मीन्स कि जो हर यूनिट का जो सेटिस्फेक्शन है, हर कमोडिटी का जो सेटिस्फेक्शन है और जो उसका प्राइस है वो सेम होना चाहिए, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। अब हम डिराइव करते हैं डिमांड कर्व। जो एक डिमांड कर्व है वो क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो हमें पता है। शेड्यूल देखते हैं। यूनिट ऑफ गुड एक्स यानी कि यूनिट्स है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है और ये प्राइस है यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। अब हम देखते हैं जैसे जैसे प्राइस जो है वो फॉल होता है, जो कंज्यूमर है वो बाय करता है मोर, वो और ज्यादा बाय करते हैं क्योंकि mu is equals to price is restored at the higher quality. This shows the inverse relation between price and the demand. वो बोल रहे हैं कि जब जो यानी कि जो प्राइस है वो प्राइस फॉल होते हैं तो कंज्यूमर की डिमांड बढ़ जाती है और जब प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर की डिमांड फॉल हो जाती है। दिस इज सिंपली डिमांड कर्व। ठीक है, तो जब हमने डिमांड कर्व बनाना है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डाउनवर्ड स्लोप होनी चाहिए बिकॉज वो क्वांटिटी को इंक्रीजिंग शो होता है और मार्जिनल यूटिलिटी को डिक्रीज शो करता है। एंड जो डिमांड कर्व है वो प्लॉटिंग प्राइस, हम प्राइस को प्लॉट करेंगे। जो एमयू के जो डिफरेंट पॉइंट्स है वी डिराइव द इंडिविजुअल डिमांड कर्व विच स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, यानी कि हमने ऐसा हमने कर्व बनाना है। क्रिटिसिज्म ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। अब जिसकी क्रिटिसिज्म है वो क्या है, यानी इसकी लिमिटेशंस, ये हम पहले भी ऊपर बहुत बारी पढ़ चुके हैं। वो यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है यानी कि ये पर्सनल होती है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। टी एंड शुगर इसका एग्जाम्पल है। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा एस्टिमेट नहीं की जा सकती, यानी कि हम नहीं सोच सकते कि हमें जो सेटिस्फेक्शन है वो कितनी मिलनी है और जो मनी की सेटिस्फेक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। अब बहुत सारी अनरियलिस्टिक एजम्पशंस है, जो हमने ऊपर एजम्पशंस पढ़ी है वो सारी अनरियलिस्टिक है, वैसा यूजुअली नहीं होता। नो डिवीजन ऑफ द प्राइस इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि द प्राइस इफेक्ट हैज टू कंपोनेंट्स। प्राइस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहले तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी कि चीपर गुड्स सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं एक्सपेंसिव से और रियल इनकम चेंज होती रहती है विद द प्राइस। सो कार्डिनल जो अप्रोच है ये इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाती। जो गिफन पैराडॉक्स है यानी कि जो गिफन गुड्स वाला सीन है कि चाहे गिफन गुड्स क्या होते थे ये हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साइड पे मीट है 3000 का और एक साइड पे ब्रेड है, तो ब्रेड का प्राइस जितना मर्जी बढ़ता रहे हम फिर भी उसको कंज्यूम करेंगे बिकॉज हम मीट को अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ये थ्योरी जो है वो गिफन गुड्स को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। नॉट एप्लीकेबल इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स, यानी कि ये अंडर डेवलप्ड जो भी इकोनॉमिक्स है उसमें एप्लीकेबल नहीं होती। द कंज्यूमर क्योंकि रैशनली बिहेव नहीं कर सकता ड्यू टू इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ चॉइसेस, सो ये वहां पे थ्योरी नहीं काम करती। सो इसका कंक्लूजन है कि जो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है
वो एक कंज्यूमर थ्योरी में हेल्प करता है एंड ये हमें डिमांड कर्व डिराइव करने में हेल्प करता है, यानी कि हमें बताता है कि कंज्यूमर की डिमांड कैसे चलेगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इक्वी मार्शल यूटिलिटी. दिस इज द पास्ट ईयर क्वेश्चन जो हमें कहते हैं कि हाउ इज द यूटिलिटी एनालिसिस हेल्प्स इन स्टडीइंग द कंज्यूमर बिहेवियर. यानी कि जो हम यूटिलिटी का एनालिसिस करते हैं वो हमें कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने में कैसे हेल्प करता है. Introduction. Consumer behavior refers to the study of how individuals or groups make decisions to select, purchase, use and dispose of the goods and services. जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो हमें बताता है कि कंज्यूमर कौन से सामान लेता है, कौन से सामान को नहीं लेता, कौन से गुड्स वो यूज करता है, कौन से नहीं करता. अब ये जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज जो बिजनेस होता है, जो मार्केटर्स होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनको प्राइस सेट करना होता है एक चीज का, उनको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनानी होती है, उनको प्रोडक्ट बनाना होता है. सो दैट्स वाई उनको कंज्यूमर के बारे में पता होना चाहिए. जो यूटिलिटी एनालिसिस है ये एक इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल कंसेप्ट है जो एनालाइज करता है कंज्यूमर बिहेवियर को. यूटिलिटी जो होता है वो सेटिस्फैक्शन बताता है कंज्यूमर की किसी भी प्रोडक्ट से. सो द थ्योरी ऑफ यूटिलिटी हेल्प्स एक्सप्लेन द कंज्यूमर प्रेफरेंस, चॉइस एंड डिमांड पैटर्न्स. सो इसलिए हम जो यूटिलिटी एनालिसिस है, जस्ट बिकॉज वो कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन बताते हैं तो वो कंज्यूमर का बिहेवियर भी बता सकता है जिससे कि बिजनेसमैन को हेल्प होगी. यूटिलिटी क्या होता है? The measure of happiness or satisfaction a consumer derives from consuming the product or service. ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, यानी कि ये एक पर्सनल कंसेप्ट है. जो टोटल सेटिस्फेक्शन होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है? जो हमें टोटल सेटिस्फेक्शन मिलती है हर यूनिट कंज्यूम करके. और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जब हम एक के बाद एक कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. सो जो यूटिलिटी है वो फाउंडेशन है कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग का. बिकॉज जितना कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो उतने ही पैसे स्पेंड करेगा. टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कौन से हो सकते हैं? फॉर्म यूटिलिटी, यानी कि ये प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टू मेक इट मोर यूजफुल. इसमें हम फॉर्म को चेंज कर देते हैं, यानी कि फॉर्म यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी, एडेड बाय मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल एट द लोकेशन कन्वीनियंट टू द कंज्यूमर, यानी कि जो लोकेशन कंज्यूमर को कन्वीनियंट होती है हम वहां पे गुड लेके आ सकते हैं. इससे भी उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी. टाइम यूटिलिटी, यानी कि जब कंज्यूमर को चाहिए तब वो प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए तो कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाएगा. दैट इज टाइम यूटिलिटी. नेक्स्ट इज पोजेशन यूटिलिटी, यानी कि जब एक बंदा किसी सामान को ओन करता है, यानी कि वो उसका ओनर बन जाता है तो उसको सेटिस्फेक्शन अलग से ही मिलती है. दैट इज पोजेशन यूटिलिटी. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल यूटिलिटी, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन है गेन फ्रॉम द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ओइंग द प्रोडक्ट और स्टेटस और प्रोसीज, यानी कि जब हमारे किसी प्रोडक्ट को खरीदने से हमारा एक स्टेटस ऊपर होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आईफोन खरीदने से हमें ऐसा लगता है. सो इन दैट केस हमारी जो साइकोलॉजिकल यूटिलिटी, यानी कि हमारी जो साइकोलॉजी में जो माइंड में जो चीजें चल रही होती है हमें माइंड में सेटिस्फेक्शन मिलती है. सो दिस वॉज अबाउट द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, कैसी कैसी यूटिलिटी हो सकती है. अब कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी एनालिसिस कैसे हेल्प करता है? पहले तो इससे हमें कंज्यूमर की प्रेफरेंस पता चलती है, यानी कि कंज्यूमर फॉर एग्जांपल हमारे पास 3-4 चीजें हैं जैसे कि पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट. तो हमने किसी को पूछा कि आप इसको रैंक करो, तो सबसे पहले किसने कहा मैं पिज्जा खाऊंगी, फिर बर्गर खाऊंगी, फिर चॉकलेट खाऊंगी, यानी कि पिज्जा सबसे ज्यादा फेवरेट है. तो पिज्जा से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो हमें पता चल जाता है कि कंज्यूमर को पिज्जा पसंद है, तो हम उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को और ज्यादा बनाते हैं. कंज्यूमर चॉइस एंड यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, यानी कि कंज्यूमर जो होता है वो लिमिटेड इनकम बट इनफाइनाइट वांट्स चाहता है, यानी कि वो चाहते हैं कि उनके पास इनकम तो लिमिटेड है बट जो उनकी वांट्स है वो बहुत ज्यादा है. एंड क्योंकि वो इनकम को अच्छे से एलोकेट करना चाहते हैं, जो कि हमने देखा था इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में, ये भी सेम चीज बोल रहे हैं, यानी कि उसके पास पैसे कम है बट वो स्पेंड ऐसे करना चाहता है कि मैं जितने पैसे स्पेंड करूं मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. सो कंज्यूमर की जो चॉइस है, जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. डिमांड एनालिसिस एंड प्राइस सेंसिटिविटी, यानी कि जब एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है, यानी कि सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है. जो कंज्यूमर है वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं गुड को किसी और गुड से, जिससे उससे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है. सो इससे क्या होता है, हमारा जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड हो जाता है. सो दिस इज यूटिलिटी एनालिसिस ऑल्सो हेल्प्स द इनकम इफेक्ट एंड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि अगर प्राइस बढ़ने से किसी बंदे का उस चीज में सेटिस्फेक्शन कम हो रही है तो वो दूसरे गुड पे शिफ्ट कर देता है.
नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस इन कंज्यूमर बिहेवियर। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? पहले तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। जब हमें पता चलेगा कि जो एक पर्सन है वो कौन से प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहा है, किससे उससे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो वही प्रोडक्ट और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्मार्टफोन कंपनी है, वो बेटर कैमरा एंड लॉन्गर बैटरी लाइफ लगा देगा बिकॉज उसके जो फीचर्स हैं वो कंज्यूमर को अच्छे लग रहे हैं एंड कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और सेटिस्फेक्शन मिलने से कंज्यूमर और ज्यादा बाय करेगा। तो जब हम उसको उसके जो फीचर्स हैं उसको और ज्यादा बढ़ा देंगे तो कंज्यूमर और ज्यादा परचेज करेगा। नेक्स्ट इज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अब क्योंकि जो फर्म्स होती हैं या जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको प्राइस सेट करना होता है, तो यूटिलिटी एनालिसिस से उनको सेटिस्फेक्शन के बारे में पता चलता है। तो जब उनको पता चलता है कि किस बंदी को किस चीज में सेटिस्फेक्शन है, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट करते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस बेस्ड अपॉन द यूटिलिटी लेवल्स। प्रीमियम प्राइसिंग फॉर द प्रोडक्ट्स विद अ हाई यूटिलिटी ऑफ फॉर यूनिक बेनिफिट्स। जिससे सबसे ज्यादा एक पर्सन को सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, उसका प्राइस सबसे ज्यादा हाई होगा। This is pricing strategy. Next is market and promotion. Understanding utility helps the marketers position their products efficiently, highlighting the benefits that provide the highest utility, tailoring messages to appeal to the consumer desire for satisfaction. यानी कि कैसे हम उस सामान को खरीद रहे हैं, यानी कि हम कौन से ऐसे बेनिफिट्स एडवर्टाइजमेंट में हाईलाइट कर रहे हैं जो एक पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें जब पता चलेगा कि कंज्यूमर जो है वो किस चीज से सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होता है, हम उसकी ही मार्केटिंग सबसे ज्यादा करेंगे। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। अब जो कंज्यूमर है जब वो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होगा वो लॉयल रहेगा किसी प्रोडक्ट के लिए। यानी कि अगर हमने कंज्यूमर्स को जोड़े रखना है तो हमें उनकी सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस वॉज द एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटी इन कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म। ये हमने पढ़ा, हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं। सब्जेक्टिविटी यानी कि हमारी जो पर्सनल जो हमारा जो सेटिस्फेक्शन होती है वो पर्सनल होती है। वो कार्डिनल होती है, यानी कि वो कार्डिनल नहीं होती, बेसिकली वो नंबर्स में नहीं होती, वो हमारी लाइक रैंकिंग्स पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले पिज्जा, फिर बर्गर, फिर चॉकलेट। हम ऐसा नहीं बोलते कि पिज्जा को मैं 10 यूटिल्स, पिज्जा से मुझको 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली, बर्गर से 8 मिली और चॉकलेट से 7 मिली। हम ऐसा कभी नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि अगर मेरे पास चॉइस हो तो मैं पिज्जा ही खाऊंगी। सो दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। साइकोलॉजिकली, यानी कि हमारी जो साइकोलॉजी है, हमें जो चीजें पसंद है, हमारी जो चीज है सबसे ज्यादा, जैसे कि मेरे पास आईफोन है तो मेरे को एक स्टेटस है, मेरा एक स्टेटस बन जाता है आईफोन से। सो व्हाट आई डू इज कि मैं उससे मैं सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होंगी। चेंजिंग प्रेफरेंस। अब कई बार हमारी प्रेफरेंसेस भी चेंज हो सकते हैं ड्यू टू ट्रेंड्स, ड्यू टू एक्सपीरियंसेस, तो दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन। So what is the conclusion? That utility analysis is essential in studying the consumer behavior because it provides a clear framework to understand how the consumer make decisions to maximize their satisfaction within the budget constraints. यानी कि अगर हम एक पर्सन की सेटिस्फैक्शन को पढ़ लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, तो हम उसको और अच्छे से सामान दे पाएंगे एंड जो कंज्यूमर है वो भी अच्छे से डिसीजन ले पाएगा कि उसको क्या प्रोडक्ट लेना है और क्या नहीं लेना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द how the utility analysis helps in analyzing the consumer behavior. I hope this is clear to you. Now, the last question is briefly outline the law of diminishing marginal utility and law of equi-marginal utility. यानी कि हमने law of diminishing marginal utility और equi-marginal utility को briefly explain करना है। ये हम already ऊपर question बहुत डिटेल में कर चुके हैं, बट फॉर द रिवीजन हम एक बार फिर से कर देते हैं। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो स्टेट करता है कंज्यूमर की जो कंज्यूमर है वो कौन से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन, एंड जितने वो ज्यादा प्रोडक्ट्स है वो कंज्यूम करेगा उसकी उतनी सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। यानी कि ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीजेस द सेटिस्फेक्शन। सो दिस इज लॉ ऑफ डीएमयू। इसकी एक्सप्लेनेशन, जब एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है फर्स्ट यूनिट का तो उसकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होती है, एंड जैसे जैसे कंज्यूमर मोर यूनिट्स यानी कि एडिशनल यूनिट्स करता है तो उसकी जो सक्सेसिव यूनिट से यानी कि एडिशनल यूनिट से उसकी सेटिस्फेक्शन कम होती रहती है, बिकॉज जो कंज्यूमर की नीड्स है वो सेटिस्फाई ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, तो उसका दिल नहीं करता और ज्यादा कंज्यूम करने को। सो if the consumption if the consumption continues, the marginal utility may become zero.
फॉर एग्जाम्पल हम जब बहुत ज़्यादा हमें हमें प्यास लगी होती है, सो जो हम फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं तो उससे हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब हम सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं तो हमें फर्स्ट क्लास से भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, बट इतनी नहीं मिलती। हाँ, मतलब फर्स्ट क्लास से भी हम कह सकते हैं, जब अगर हमें बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी तो हमें सेकंड क्लास से भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। बट जब हम थर्ड क्लास लेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और जब फोर्थ और फिफ्थ लेंगे तो हमें सबसे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये थी इसकी एग्जाम्पल। अब इसकी इंपॉर्टेंस और इम्प्लीकेशंस। एक्सप्लेन व्हाई कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे लेस। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों कंज्यूमर एक जो है वो कम लेता है। ये हमने पहले भी देखा है क्वेश्चन में, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी ये वीडियो बैक करके देख सकते हो, और जो इसका मेरा प्रीवियस लेक्चर है वो भी आप देख सकते हो, यानी कि पार्ट 1। सो जस्ट बिकॉज क्योंकि कंज्यूमर की नीड्स ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी होती हैं, तो उसको और ज्यादा सामान नहीं लेना, तो वो कम पे करना चाहता है एडिशनल यूनिट्स के लिए। एंड ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इससे बिजनेसमैन को पता चलता है कि कंज्यूमर का कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, और इससे हमें प्राइसिंग स्ट्रेटजीज और प्रोडक्ट बिल्डिंग का भी बंडलिंग का भी पता चलता है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि जब पर्सन के पास कम पैसे होते हैं, यानी कि लिमिटेड इनकम होती है, तो वो जो अपने पैसे है वो कैसे मैक्सिमाइज, यानी कि उसकी जो टोटल सेटिस्फेक्शन है, टोटल यूटिलिटी है, वो कैसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट गुड्स खरीद के। सपोज 2 गुड्स हैं, तो जो एक का सेटिस्फेक्शन है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी है, और उस पर डिवाइड बाय प्राइस, वो इक्वल्स टू होना चाहिए बी प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन और उसका प्राइस। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसकी एक्सप्लेनेशन। कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम होती है, सो कंज्यूमर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट कितना ज्यादा ले। अब क्योंकि एक प्रोडक्ट लेगा तो उसकी जो तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम रिपीटेड गुड से हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाती है। तो वो ट्राई करेगा कि वो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन पॉसिबल प्रोडक्ट्स ले उसके बजट में। तो अगर एक प्रोडक्ट हायर है दूसरे के, तो जिससे सबसे ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो वाला ज्यादा लेगा। एज द कंजम्पशन चेंजेस द मार्जिनल यूटिलिटी एडजस्ट। और जो कंज्यूमर है वो अपनी एक्सपेंडिचर रीएलोकेट करता है जैसे जैसे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। एट दिस पॉइंट यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड, जब मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी इक्वल होती है सारे गुड्स में, यानी कि सपोज उसने एक गुड लिया, उससे जो उसकी सेटिस्फेक्शन है वो दूसरे गुड्स से मैच कर रही है, तो वो वैसे जो पेयरिंग है वो करेगा गुड्स की, और दिस इज द टाइम व्हेन उसकी सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा होती है। अब हम इसके देखते हैं इंपॉर्टेंस एंड इम्प्लीकेशंस। पहला, ये प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल रूल फॉर द कंज्यूमर्स ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कंज्यूमर को अपने पैसे कैसे स्पेंड करने हैं ये हमें वो बताता है। एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड पैटर्न, कंज्यूमर के बिहेवियर को बताता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ये बेस बनता है, एंड ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी एक्सप्लेन करता है। ये फर्म्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, और जो पॉलिसीज बनाते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। So this was all about law of diminishing marginal utility and law of equilibrium. You can learn this difference, यानी कि आप ये जो इसकी शॉर्ट समरी है, एक डिफरेंस टाइप है, ये आप खुद पढ़ सकते हो। सो बाय दिस वी एंड दिस चैप्टर। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देखे, एंड हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखे जो एग्जाम में आ सकते हैं। सो इफ यू वांट टू सी द मोर वीडियोस लाइक दैट, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।